नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलेंगे मध्य प्रदेश के दिल से गुजरती हुई इसकी जीवन रेखाओं यानी यहाँ की नदियों को समझने के लिए। इस सफर में हम ये जानेंगे कि आखिर एमपी को नदियों का मायका क्यों कहते हैं और हाँ, परीक्षा के नजरिए से कौन से तथ्य सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल में गोता लगाते हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका यानी नदियों का घर कहने के पीछे एक बहुत बड़ा भौगोलिक कारण है। आप देखिए, भारत की कई बड़ी और महत्वपूर्ण नदियां यहीं की जमीन से जन्म लेती हैं और यही वो वजह है जो इस टॉपिक को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी बना देती है। ये रहा हमारी आज की यात्रा का पूरा रोड मैप। हम अपनी कहानी शुरू करेंगे नर्मदा और तापी के पश्चिम की ओर बहने वाले प्रवाह से। फिर हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे और यमुना परिवार की नदियों से मिलेंगे। इसके बाद पूर्व और दक्षिण की धाराओं को समझेंगे और आखिर में मालवा की जीवन रेखाओं के साथ साथ परीक्षा के लिए कुछ सबसे जरूरी तथ्यों पर नजर डालेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण नदी नर्मदा की। इसे यूं ही नहीं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। जरा नर्मदा की इस शानदार यात्रा की कल्पना कीजिए। ये अनूपपुर जिले में मैकल पर्वत की चोटी अमरकंटक से जन्म लेती है और फिर पूरब से पश्चिम की ओर एक लंबा सफर तय करती है। सोचिए, कुल 1312 किलोमीटर की लंबाई में से 1077 किलोमीटर ये सिर्फ मध्य प्रदेश को सींचती है और फिर जाकर खंबात की खाड़ी में अरब सागर से मिल जाती है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए नर्मदा पश्चिम की ओर बह रही है, तो जो भी नदियां दक्षिण से आकर यानी उसके बाईं तरफ से उसमें मिलती हैं, उन्हें हम बाएं तट यानी लेफ्ट बैंक की सहायक नदियां कहते हैं, जैसे कि तवा और शक्कर। और जो नदियां उत्तर से यानी दाईं तरफ से आकर मिलती हैं, वो दाएं तट यानी राइट बैंक की सहायक नदियां कहलाती हैं, जैसे हिरन और बर्मा। ये कॉन्सेप्ट समझना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। नर्मदा का ये जो शक्तिशाली प्रवाह है ना, वो अपने रास्ते में कई बेहद खूबसूरत जलप्रपात भी बनाता है। जहां से वो निकलती है अमरकंटक में, वहीं कपिलधारा और दुग्धधारा बनाती है। फिर जब जबलपुर के भेड़ाघाट पहुंचती है तो विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात का नजारा देखने मिलता है और आगे महेश्वर में सहस्त्रधारा। ये सभी नाम और जगहें एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब उन नदियों के रास्ते पर चलते हैं जो उत्तर की ओर बहती हैं और आखिरकार विशाल यमुना नदी प्रणाली का हिस्सा बन जाती हैं। इस हिस्से की शुरुआत हम करेंगे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल से। ये नदी अपने अद्भुत और नाटकीय भूदृश्यों यानी कि बीहड़ों के लिए जानी जाती है। चंबल नदी का सफर इंदौर के पास महू की जाना पावा पहाड़ियों से शुरू होता है। जब ये मालवा के पठार को पार करती है तो इसका तेज बहाव मिट्टी को काट काट कर गहरे खड्डे बना देता है, जिन्हें हम बीहड़ या रवीन्स कहते हैं। इसी को गूली इरोजन भी कहते हैं और अंत में ये उत्तर प्रदेश के इटावा के पास जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे चंबल की शक्ति का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश के मंदसौर में है गांधी सागर बांध। यहां से नदी राजस्थान में जाती है, जहां इस पर राणा प्रताप सागर और फिर जवाहर सागर बांध बने हैं। एग्जाम में अक्सर इनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। हमारी अगली नदी है बेतवा, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व रखती है। हालांकि एक दुखद बात यह है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। यहां हम बुंदेलखंड की दो अहम नदियों को एक साथ देख रहे हैं। एक तरफ है बेतवा, जो रायसेन के कुम्हारा गांव से निकलकर इस पूरे इलाके की जीवन रेखा बनती है, और दूसरी तरफ है केन, जो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। देखिए, दोनों का अंत एक ही जगह होता है, यमुना नदी में। एग्जाम के लिए ये एक और बहुत ही जरूरी पॉइंट है, केन बेतवा लिंक परियोजना। 2005 में शुरू की गई इस परियोजना का मकसद है केन नदी का जो अतिरिक्त पानी है उसे कम पानी वाले बेतवा बेसिन में भेजना। और सबसे खास बात यह है कि यह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारी नदियां उत्तर या पश्चिम की ओर ही जाती हैं। चलिए अब उन प्रमुख नदियों को देखते हैं जो मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी अपवाह तंत्र को बनाती हैं। ये स्लाइड सोन और वैनगंगा के बीच का फर्क बहुत ही साफ साफ दिखाती है। देखिए कितनी दिलचस्प बात है। सोन नदी भी नर्मदा के पास अमरकंटक से ही निकलती है, लेकिन वो पूर्व की ओर बहकर गंगा में मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर वैनगंगा सिवनी से निकलकर दक्षिण की तरफ बहती है और गोदावरी नदी प्रणाली का हिस्सा बनती है।
अब हम कुछ ऐसी नदियों पे फोकस करेंगे जो भले ही लंबाई में थोड़ी छोटी हों, लेकिन अपनी खासियतों की वजह से एग्जाम में अक्सर इनसे जुड़े सवाल आते हैं। इन 4 नदियों से जुड़े फैक्ट्स तो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहली है शिप्रा, जिसे मालवा की गंगा कहते हैं और जिसके किनारे उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। दूसरी है माही, जो भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तीसरी है तापी, जिसे सूर्यपुत्री भी कहते हैं और ये नर्मदा के समानांतर बहती है। और चौथी है तवा, जो नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी कुछ सीखा है उसे कुछ बहुत ज़रूरी एग्जाम फ्रेंडली पॉइंट्स में समेट लेते हैं, जो रिवीजन में बहुत मदद करेंगे। इस चार्ट को देखिए, ये मध्य प्रदेश के अपवाद तंत्र की पूरी कहानी बता रहा है। राज्य का लगभग 55% पानी उत्तर की ओर बहने वाली नदियों के जरिए गंगा यमुना बेसिन में जाता है। ये एक बहुत ही प्रमुख भौगोलिक कॉन्सेप्ट है। प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए सबसे लंबी नदियों का क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ये टेबल साफ साफ दिखा रही है, नर्मदा सबसे लंबी है, उसके बाद चंबल का नंबर आता है और फिर सोन नदी। इस फर्क को हमेशा याद रखिए। एमपीपीएससी हो या यूपीएससी, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं या कौन सी नदियां डेल्टा की जगह ज्वारनदमुख यानी एस्चुरीज बनाती हैं। तो जवाब है नर्मदा और तापी। ये दोनों भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं और ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। और आखिर में ये सवाल, जो इन नदियों के महत्व को बहुत ही शानदार ढंग से बताता है। सोचिए, ये नदियां सिर्फ पानी नहीं बहाती, बल्कि अपने साथ पूरे राज्य का इतिहास, यहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को लेकर चलती हैं। इनके बिना मध्य प्रदेश की कल्पना करना भी मुश्किल है।